तो बेटा वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, हम में से सारे लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि घर बैठ के हम जितना काम कर सकते हैं उतना कर लें। ये समय थोड़ा मुश्किल है और अभी तक हम सारे लोग बहुत अच्छे तरीके से इसका सामना कर रहे हैं। सहाय इंस्टीट्यूट के सारे टीचर्स दिन रात मेहनत में लगे कि आप तक ऑनलाइन क्लासेस पहुंचाई जाए, ना सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस पहुंचाई जाए बल्कि क्रिएटिव ढंग से आप लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी उसमें रहे। तो बेसिकली हम सारे लोग ऑनलाइन सेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं जूम और स्काइप पर। आप लोग उसके लिए एनरोल कर सकते हो। यूट्यूब पे तो हम आपको मिलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए या फिर बैकअप्स के लिए, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में जितना कंटेंट हम प्रोवाइड करते हैं वो यूट्यूब वगैरह के ऊपर प्रोवाइड नहीं हो पाएगा। बेसिकली इसके लिए कुछ असाइनमेंट, वर्कशॉप्स, ये सारी चीजें प्रोवाइड होती है। साथ ही हमारा एक इंस्टाग्राम हैंडल है सहाय इंस्टीट्यूट के नाम से, जिसको आप फॉलो कर सकते हो। उसके ऊपर हर एक चीज की हाईलाइट्स अवेलेबल होती है जो भी हम क्लास में पढ़ाते हैं, और वो क्रिएटिव ढंग से उसको डिलीवर कराया जा रहा है। और उसके साथ साथ क्विज भी है जिसके अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो और आंसर्स कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। मैंने सहाय इंस्टीट्यूट का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप अभी जाकर उसको फॉलो कर सकते हो और उसमें इन्वॉल्व हो सकते हो। आज हमें बात करनी है चैप्टर नंबर 2 की, जो कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बिजनेस स्टडीज क्लास 12th। बात करनी है चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्लास 12th बिजनेस स्टडीज, और काफी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो बात करते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। तो बेटा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है कुछ जनरल और ब्रॉड गाइडलाइंस जो कि मैनेजर्स को हेल्प करती हैं डिसीजन मेकिंग में। बेसिकली जब एक प्रोफेशनल मैनेजर कभी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है या कहीं पे भी काम करता है तो उसको कुछ सिचुएशंस को या कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। अब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन फाइंड आउट करती है। बेसिकली कोई जनरल गाइडलाइंस होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि प्रिंसिपल्स की नॉलेज अगर होगी मैनेजर्स को तो उनको एग्जैक्ट स्पेसिफिक सॉल्यूशन मिल जाएगा, ऐसा नहीं। ये कुछ जनरल गाइडलाइंस है, यानी कि सिर्फ डायरेक्शन शो करती है, फिर डिपेंड करता है कि मैनेजर्स की स्किल्स कैसे हैं और वो सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं कि कैसे प्रिंसिपल्स सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल एक प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन, और उसके बारे में हमने पढ़ना है आगे। डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन कहता है कि जब भी किसी के ऊपर भी कुछ बर्डन बढ़ जाए तो आपको काम को बांट देना चाहिए, और काम ऐसे लोगों में बांटने चाहिए जो उसको करने में सबसे ज्यादा स्किल्स रखते हैं। बेसिकली मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल इसमें भी देता हूं। मान लीजिए कि मैंने अपने स्कूल लेवल पर एक क्रिकेट टीम बनाई। मेरे कुछ 11 दोस्त हैं, तो मैंने उन 11 दोस्तों को मिलाकर एक क्रिकेट टीम बनाई, उसका कैप्टन मैं था। तो बेसिकली क्या होता था कि हम सारे 11 के 11 लोग बॉलिंग भी करते थे, सारे 11 के 11 लोग बैटिंग भी करते थे, और 11 लोगों को विकेट कीपिंग भी आती थी। तो हम जब भी नेट पे प्रैक्टिस करते थे तो 11 प्लेयर्स बॉलिंग कर रहे हैं, 11 प्लेयर्स बैटिंग कर रहे हैं, तो उससे हम सारे लोग थक जाते थे। तो हमारे कोच थे, उन्होंने हमें एक सॉल्यूशन दिया। उन्होंने हमें इसी प्रिंसिपल के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि ऐसा करते हैं कि 11 प्लेयर्स में काम को बांट देते हैं, और जो भी एक इंसान जो भी चीज अचीव करता होगा उसको वो ड्यूटी दे देंगे। सिंपल सी बात है। हमारे कोच ने टोटल 11 प्लेयर्स को 3 पार्ट्स में बांट दिया। 5 बैट्समैन थे, 5 बॉलर्स थे और 1 विकेट कीपर था। अब वो जो 5 बैट्समैन थे वो सबसे ज्यादा अच्छी बैटिंग जो करते थे उनको बैट्समैन बनाया गया। ऐसे सिमिलरली जो 5 बॉलर्स थे जो सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से बॉलिंग करते थे उनको बॉलर्स बनाया गया। तो ये होता है डिवीजन ऑफ वर्क। इससे क्या हुआ कि 11 प्लेयर्स के ऊपर बर्डन रिड्यूस हो गया। जो 5 बैट्समैन थे उनको सिर्फ बैटिंग स्किल्स के ऊपर ध्यान देना है और बॉलिंग के बारे में उनको परवाह नहीं है, मतलब बॉलिंग के बारे में उनको टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है। ऐसे सिमिलरली जो 5 बॉलर्स हैं उनको अपनी बॉलिंग स्किल्स पे ध्यान देना है और बैटिंग की जरूरत नहीं है। ऐसे ही सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन में होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन में भी सारे काम एक अकेला इंसान नहीं कर सकता, इस वजह से काम को बांटा जाता है। बेसिकली डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग होता है, सेल्स डिपार्टमेंट अलग होता है। सेल्स डिपार्टमेंट सेल्स को संभालता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन को संभालता है। तो ये डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन हर जगह अप्लाई होता है। अब बात करते हैं आगे प्रिंसिपल्स के बारे में। 2 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने नीचे इसके लिख रखे हैं। सबसे पहले तो प्रिंसिपल्स की डेफिनेशन है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग। फिर उसके बाद 2 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो नीचे लिखे हुए वो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और प्रिंसिपल ऑफ साइंस। दोनों डिफरेंट चीजें होती हैं। बेसिकली जो प्रिंसिपल ऑफ साइंस है वो रिजिड होते हैं क्योंकि वो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, लेकिन जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल का मतलब है कि जो प्रिंसिपल्स हैं उनको मॉडिफाई कराया जा सकता है, उनको चेंज किया जा सकता है सिचुएशन की डिमांड के अकॉर्डिंग। बेसिकली एक प्रिंसिपल को कैसे फॉलो करता है मैनेजर, या एक प्रिंसिपल को कैसे अप्लाई करता है मैनेजर, उसके ऊपर उसकी सक्सेस डिपेंड करती है। बेसिकली अगर मैनेजर जिसको
नहीं है, अगर वो प्रिंसिपल का इस्तेमाल करेगा भी तो वो जरूरी नहीं है कि सक्सेसफुल हो। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सारे सिचुएशन के हिसाब से अप्लाई होते हैं, तो इसके लिए मैनेजर्स को अच्छी नॉलेज होना भी जरूरी है। ऐसे सिमिलरली अगली लाइन लिखिए, डेरिवेशन ऑफ प्रिंसिपल इज ए मैटर ऑफ साइंस, यानी कि जो प्रिंसिपल्स हैं वो पर्सनल ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू फॉर्म होते हैं। मतलब जो भी प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, चाहे वो साइंस में बनाए हैं, चाहे वो मैनेजमेंट में बनाए हैं, जिसके बारे में आगे हमें पढ़ना है, ये सारे पर्सनल ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के बेसिस पे बनाए गए, इसलिए इसको बोला जाता है इट इज अ मैटर ऑफ साइंस। ऐसे सिमिलरली प्रिंसिपल्स को फॉलो कैसे करते हैं या प्रिंसिपल को अप्लाई कैसे करते हैं, वो डिपेंड करता है मैनेजर्स के स्किल्स पे, यानी कि इट इज अ मैटर ऑफ आर्ट। जितना क्रिएटिव ढंग से और जितना ज्यादा सिचुएशन को समझकर प्रिंसिपल को अप्लाई करा जाएगा, उतने बेटर रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो बेटा इस चैप्टर के अंदर हमने दो लोगों की बात करनी है, एक है हेनरी फ्योल और दूसरे हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर। इन दो लोगों ने अपने प्रिंसिपल्स बताए। ये हेनरी फ्योल है और इनके 14 प्रिंसिपल्स हमने पढ़े हैं। ऐसे एफ.डब्ल्यू. टेलर के प्रिंसिपल्स के बारे में हमने चैप्टर के एंड में पढ़ना है। एफ.डब्ल्यू. टेलर की कुछ टेक्निक्स भी हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हेनरी फ्योल थे कौन। तो हेनरी फ्योल सिंपल एक प्रैक्टिशनर थे और हेनरी फ्योल के जो प्रिंसिपल्स हैं उनकी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है, यानी कि हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स आसानी से कहीं पर भी अप्लाई हो जाते हैं। जो डिवीजन ऑफ वर्क और स्पेशलाइजेशन मैंने आपको बताया वो हेनरी फ्योल का ही प्रिंसिपल है, और डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन का एग्जांपल सुन के आपको समझ आया होगा कि ये तो हमारी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम कोई भी काम करने से पहले उसके बर्डन को रिड्यूस करने के लिए डिवीजन ऑफ वर्क कर ही लेते हैं। तो हेनरी फ्योल के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, 14 प्रिंसिपल्स हैं, वो सारे रियल लाइफ के अंदर बहुत अच्छे तरीके से फिट हो जाते हैं। यानी कि जितने एग्जांपल्स मैं दे सकता हूं, मैं लाइव एग्जांपल्स आपको हेनरी फ्योल के बड़े आसानी से दे दूंगा। सो बेटा 14 प्रिंसिपल्स में से हमने सबसे पहले बात करनी है डिवीजन ऑफ वर्क और स्पेशलाइजेशन की ही। देखिए, तो डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन हमारा पहला प्रिंसिपल है, जिसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन करी। यहां पर भी आप पिक्चर से समझ सकते हो कि एक पर्सन जो है वो अकेला सारा काम नहीं कर सकता, तो उसने अपने सबऑर्डिनेट्स को उस काम को थोड़ा बहुत बांटा है और उनके सबऑर्डिनेट्स के अंदर भी कुछ और सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है, हायरार्की होती है, लेवल होते हैं। जैसे सबसे पहले टॉप लेवल होता है, फिर टॉप लेवल के अंडर मैनेजर्स काम करते हैं और फिर मैनेजर्स के अंडर सुपरवाइजर्स आते हैं और फिर वर्कर्स होते हैं। तो काम को बांटा जाता है जिसकी वजह से काम जल्दी हो जाए और इसकी वजह से स्पेशलाइजेशन होती है। स्पेशलाइजेशन का मतलब एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। बेसिकली सारे लोग हायर प्रोडक्टिविटी के साथ अपना काम कर पाएंगे और अपने काम में इंटरेस्ट दिखा पाएंगे। तो ये सबसे पहला प्रिंसिपल था। तो बेटा अब बात करनी है हमने अपने अगले प्रिंसिपल की, जिसका नाम है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रिंसिपल की डिस्कशन करने से पहले एक बार ये जान लेते हैं कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है। तो बेटा अथॉरिटी का मतलब होता है फॉर्मल पावर। फॉर्मल पावर मतलब जब आप किसी को इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, यानी कि जब आपका सबऑर्डिनेट कोई आपकी बात मानेगा, इसका मतलब आपकी अथॉरिटी उनसे ज्यादा है। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो अथॉरिटी पोजीशन के हिसाब से आती है, यानी कि पोजीशन में जो जितना बड़ा होता है उसकी अथॉरिटी उतनी ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कंपनी है रिलायंस, अगर रिलायंस के ओनर मिस्टर अंबानी है तो मिस्टर अंबानी की अथॉरिटी सबसे ज्यादा है, यानी कि रिलायंस में जितने भी लोग काम करते हैं सबसे ज्यादा अथॉरिटी अंबानी की है, क्योंकि वो टॉप मोस्ट लेवल पे है। बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरा टर्म है और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन टू डू अ टास्क, यानी कि जब आपको अपने सुपीरियर से कोई काम मिलता है, आपको वो काम कंप्लीट करना होता है, यानी कि उस काम के लिए आप जिम्मेवार होते हो, तो इसका मतलब है कि आप उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तो अथॉरिटी का मतलब होता है फॉर्मल पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है एन ऑब्लिगेशन टू डू अ टास्क। फ्यूल क्या कहता है, ये प्रिंसिपल क्या कहता है? तो बेटा प्रिंसिपल कहता है कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों चीजें बैलेंस होनी चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में। ये पिक्चर से आप अच्छे तरीके से समझ सकते हो। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड गो हैंड इन हैंड। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों इक्वल होनी चाहिए। अगर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल नहीं होगी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज्यादा है, यानी कि किसी पर्सन के पास पावर ज्यादा है लेकिन उसके ऊपर जिम्मेदारी उतनी नहीं है, तो डेफिनेटली पावर का या अथॉरिटी का मिसयूज होगा। इसके लिए छोटा सा एग्जांपल, मान लीजिए कि आपने अपने किसी फ्रेंड को अपनी एक बुक दी, उसको बोला कि ठीक है भाई तो मेरी ये बुक यूज कर ले, लेकिन आपने उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाली, यानी कि आपने उसको कुछ नहीं बोला कि अगर ये बुक खो गई तो कोई बात नहीं, या ये बुक खो गई तो आप मेरे को न्यू दोगे, ऐसा कुछ नहीं आपने बोला। आपने बस उसको बुक दे दी, यानी कि उसके पास अब बुक यूज करने की अथॉरिटी है। इस केस में जब उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है तो शायद अथॉरिटी का मिसयूज हो जाए।
यानी कि ऐसा हो सकता है कि बुक खो जाए या बुक को वो थोड़ा खराब कर दे। लेकिन अगर आप उस अथॉरिटी के साथ इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देते हो, यानी कि अपने फ्रेंड को ये बोल देते हो कि बुक को तो यूज कर ले, लेकिन अगर कल को बुक को कुछ हुआ तो आप उसके लिए पूरे तरीके से जिम्मेदार हो, यानी कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी अब बैलेंस हो गई इस केस में। तो वो इंसान जो आपका फ्रेंड है जो बुक को यूज कर रहा है वो बुक को यूज करेगा, यानी कि उसकी अथॉरिटी है, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इक्वली, तो बुक को होगा कुछ नहीं, यानी कि इस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों चीजें बैलेंस होनी चाहिए। अथॉरिटी जितनी दी जाए उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि अभी मैंने बताया कि कंपनी रिलायंस और उसके ओनर है मिस्टर अंबानी। मिस्टर अंबानी जिनकी अथॉरिटी सबसे ज्यादा है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सबसे ज्यादा है, यानी कि रिलायंस कंपनी में कुछ भी होता है तो उसके लिए पूरे तरीके से रिस्पॉन्सिबल मिस्टर अंबानी रहेंगे। यानी कि अगर किसी भी पर्सन से गड़बड़ हुई है अल्टीमेटली वो पर्सन तो उसके लिए अकाउंटेबल है या रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन मिस्टर अंबानी की भी वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है क्योंकि उनके अंडर सब कुछ हुआ है। तो अब हम बात करनी है अपने अगले प्रिंसिपल की, जिसका नाम है डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन बड़ा सिंपल है यार। डिसिप्लिन का मतलब होता है कि आपको हर एक कमिटमेंट को फॉलो करना चाहिए जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन में होती है, या फिर एक एग्रीमेंट अगर बना है उस एग्रीमेंट में जो भी लिखा है आपको वो फॉलो करना चाहिए। इसी को डिसिप्लिन कहते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि मेरा नाम मयंक हुआ है, मेरा नाम मयंक हुआ है वैसे, लेकिन मान लीजिए कि मैं एक फैक्ट्री का मैनेजर हूं, एक फैक्ट्री का सुपरवाइजर हूं। उस फैक्ट्री में कुछ वर्कर्स काम करते हैं और उनके साथ मेरी एक डीलिंग हुई है। मेरे पास अभी एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया ऑस्ट्रेलिया से, और अगर मैंने वो ऑर्डर कंप्लीट कर लिया तो मैं करोड़ों रुपए कमा सकता हूं। बेसिकली मैंने अपने वर्कर से बात करी कि एक बहुत बड़ा ऑर्डर है और उसके लिए थोड़ा आपको एक्स्ट्रा शिफ्ट में काम करना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्डर वाकई में बहुत बड़ा है और हर एक वर्कर को थोड़े ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो मैंने उनसे बात करी, मैंने उनसे बोला कि आप हर रोज 2-3 घंटे कुछ एक्स्ट्रा शिफ्ट में काम कर दिया करो और अगले महीने से मैं आपकी वेजेस को डबल कर दूंगा। यानी कि मैंने उनको अब पिंकी प्रॉमिस कर दिया। पिंकी प्रॉमिस मतलब मैंने उनको कमिटमेंट कर दिया कि मैं आपकी वेजेस अगले महीने से बढ़ा रहा हूं, आप मेरे लिए अभी एक्स्ट्रा शिफ्ट में काम कर दो। और वो सारे वर्कर्स 2-3 घंटे और कुछ कुछ वर्कर्स तो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं और मेरा ऑर्डर पूरा हो जाता है और मैं करोड़ों रुपए कमा भी लेता हूं और ऑस्ट्रेलिया ऑर्डर भेज देता हूं। बेसिकली अब डिसिप्लिन यहां पे ये बनता है कि अगले महीने से जो मैंने वादा किया था मैं उस वादे को निभाऊंगा। यहां पे डिसिप्लिन ये बनता है कि मैंने जो उनको कमिटमेंट करा था कि मैं आपके वेजेस को डबल कर दूंगा, मैं उनके बिना बोले अपने वेजेस को डबल कर दूंगा। सिंपल है बहुत। तो कमिटमेंट को फॉलो करना, एग्रीमेंट को फॉलो करना, इसी को डिसिप्लिन कहते हैं। और ये पिक्चर से आप बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को याद कर सकते हो कि एक बार जो मैनेजर ने कमिटमेंट कर दी उसके बाद उसको किसी की नहीं सुननी चाहिए, उसको उस कमिटमेंट को फॉलो करना चाहिए। बेटा हमारे अगले प्रिंसिपल का नाम है यूनिटी ऑफ कमांड। और यूनिटी ऑफ कमांड में सबसे पहले तो कमांड वर्ड का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन देना और यूनिटी वर्ड का मतलब होता है वन। तो यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है कि डुअल सबऑर्डिनेशन नहीं होनी चाहिए। अब ये डुअल सबऑर्डिनेशन क्या है? यानी कि एक पर्सन के दो बॉसेस नहीं होने चाहिए। अगर एक पर्सन के दो बॉसेस होंगे तो वो दोनों बॉसेस अलग अलग तरीके के इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं और उसकी वजह से एक पर्सन कंफ्यूज हो जाएगा। सिंपल बात है, जैसे कि मैंने आपको डिवीजन ऑफ वर्क में एक क्रिकेट टीम का एग्जांपल दिया, यूनिटी ऑफ कमांड का भी एग्जांपल हम क्रिकेट टीम से जोड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर 11 लोगों की क्रिकेट टीम होती है तो हमेशा एक कैप्टन होता है और वो एक कैप्टन जो है वो पूरी टीम को इंस्ट्रक्शन देता है। सिंपल सी बात है कि अगर 11 लोगों की टीम में 2 या 3 कैप्टन होंगे और वो सारे लोगों को इंस्ट्रक्शंस देंगे तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी और शायद टीम कभी जीत ही ना पाए। ऐसी सिमिलरली मिलिट्री से आप इसको जोड़ सकते हो। वहां पर भी यूनिटी ऑफ कमांड बहुत अच्छे तरीके से, बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से फॉलो होता है। यानी कि एक पर्सन होता है जो हर किसी को ऑर्डर देता है और सारे लोगों को उन्हीं की बात माननी होती है, जिसकी वजह से किसी भी तरीके की कंफ्यूजन नहीं रहती। एक और मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे सकता हूं। मान लीजिए कि मैं किसी का सबऑर्डिनेट हूं, मैं किसी कंपनी में काम करता हूं एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव और मेरे ऊपर 2 मेरे बॉसेस हैं, एक फाइनेंस मैनेजर है और दूसरे सेल्स मैनेजर है। सेल्स मैनेजर चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सेल हो और फाइनेंस मैनेजर चाहते हैं कि पैसे ज्यादा से ज्यादा बचे। तो फाइनेंस मैनेजर ने मुझे ऑर्डर दिया कि आप जब भी सेल करने जाओगे 5% से ज्यादा डिस्काउंट नहीं दोगे। ऐसे सेल्स मैनेजर ने बोला कि ज्यादा से ज्यादा सेल करके आना और 10% से ज्यादा डिस्काउंट दे देना। अब मैं तो एक बेचारा सेल्स एग्जीक्यूटिव हूं, मेरे हाथ में ये सारी चीजें नहीं है। मेरे जो 2 बॉसेस हैं वो मुझे अलग अलग तरीके से इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। अब ऐसे केस में या तो मैं कंपनी को छोड़ दूंगा, मैं वो ज्वाइन नहीं करूंगा या कंटिन्यू नहीं करूंगा,
नहीं कर पाऊंगा और किसी की एक की बात मानूंगा तो कोई दूसरा नाराज हो जाएगा। तो डुअल सबऑर्डिनेशन नहीं होनी चाहिए। जैसे कि यहां मैं दो लोगों का सबऑर्डिनेट हूं, इसको डुअल सबऑर्डिनेशन कहते हैं। तो डुअल सबऑर्डिनेशन नहीं होनी चाहिए, एक पर्सन का एक बॉस होना चाहिए। तो बेटा हमारा अगला प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है कि एक हेड में सिर्फ एक प्लान होना चाहिए। मतलब अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग काम करते हैं सबकी ड्यूटीज अलग हो सकते हैं, सबके काम अलग हो सकते हैं, लेकिन प्लान एक होना चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए कि मैं सहाय इंस्टीट्यूट में इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज पढ़ाता हूं और हम सब लोगों का ये इंस्टीट्यूट है, 11-12 टीचर्स हम एक साथ मिलकर काम करते हैं। बेसिकली उसी इंस्टीट्यूट के अंदर हमने अभी डिसीजन लिया छोटा सा कि अभी ऑनलाइन क्लासेस शुरू करते हैं, क्योंकि लॉकडाउन शायद थोड़ा लेट तक चलेगा, तो हमें तो अपने लेक्चर्स को बच्चों तक डिलीवर करना है। तो हमने एक प्लान बनाया और सारे टीचर्स उसी को फॉलो कर रहे हैं। मतलब सहाय इंस्टीट्यूट एक हेड है, अब चाहे 12 या 11 टीचर्स उसके अंदर काम कर रहे हैं और सबकी ड्यूटीज अलग है। कोई अकाउंट्स पढ़ाता है, कोई इकोनॉमिक्स पढ़ाता है, कोई पोल साइंस पढ़ाता है, कोई मैथ्स पढ़ाता है, लेकिन प्लान सबका एक ही है। यानी कि जो हमारा ऑनलाइन क्लासेस डिलीवर करने का पैटर्न है वो सिमिलर है। यानी कि हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स देते हैं यूट्यूब पर, या फिर हम सारे लोग लाइव सेशंस देते हैं जूम या स्काइप पर, वर्कशीट्स व्हाट्सएप नोट्स के ऊपर जाएंगी। मतलब ये सारी चीजें जो है वो सेम पैटर्न के साथ चलती हैं। तो इसको यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहते हैं। तो बड़ा सिंपल है, हमने आज की क्लास में बेटा 5 प्रिंसिपल्स करे। हमने चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल मैनेजमेंट शुरू करा, जिसको बोलते हैं जनरल और ब्रॉड गाइडलाइंस, जो मैनेजर्स को हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग में। हेनरी फ्योर्ड के प्रिंसिपल के साथ हमने शुरू करा, जो कि जनरल प्रिंसिपल्स हैं, रियल लाइफ के साथ बड़ी आसानी से कनेक्ट हो जाते हैं। और 5 प्रिंसिपल हमने पढ़े। सबसे पहला है डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन, दूसरा है अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी, तीसरा है एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी मैं उसके बाद खुद की भी नहीं सुनता, यानी कि डिसिप्लिन, उसके बाद है यूनिटी ऑफ कमांड, उसके बाद है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। डिवीजन ऑफ वर्क में मैंने आपको एग्जांपल दिया था कैप्टन का, कैप्टन मतलब टीम का, क्रिकेट टीम का। उसके बाद अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी में मैंने एग्जांपल दिया था कि आपने अपने दोस्त को बुक दी और वो पूरी रिस्पांसिबिलिटी के साथ उस बुक को संभाले। डिसिप्लिन के अंदर मैंने एग्जांपल दिया था कि मैं एक फैक्ट्री का मैनेजर हूं और मेरे अंडर कुछ लोग काम करते हैं जिनके साथ मैंने कमिटमेंट करी और उस कमिटमेंट को मैं फॉलो करूंगा। यूनिटी ऑफ कमांड में मैंने आपको एग्जांपल दिया था मिलिट्री का, या फिर उसके अंदर मैंने एग्जांपल दिया था क्रिकेट टीम का। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में मैंने एग्जांपल दिया अपने सहाय इंस्टीट्यूट का। तो बेटा अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक सेफ रहिए और खुश रहिए, आराम से घर पे रहिए और घर पे रहकर कुछ काम भी कर सकते हैं तो काम करिए, सारे लोग काम कर ही होंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।